नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई है और उसमें 6 चरणों में 32 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। काफी कांटे का मुकाबला इस बार के चुनाव में अब तक देखने को मिला है, लेकिन अब बारी आखिरी 7वें चरण की है, जिसमें 1 जून को 8 सीटों पर मतदान होंगे। उसके लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन 30 मई है और जितने भी राजनीतिक दल हैं, मशहूर नेता हैं, उन्होंने इस आखिरी चरण को अपने कब्जे में करने के लिए जितोड़ कोशिश की है और जमीनी प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिली है। एनडीए के तरफ से तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों का बिहार दौरा कराया गया, वो किसी से छिपा नहीं है। पाटलिपुत्र काराकाट में सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ, क्योंकि चुनौती इस बार इस सीट पर काफी ज्यादा है। एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि कौन सी वो 8 सीटें बाकी हैं जिसमें 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होंगे। उसमें सबसे मशहूर सीट है पाटलिपुत्र लोकसभा, जहां पर रामकृपाल यादव मौजूदा सांसद हैं और एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने लगातार तीसरी बार आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया है। 2 चुनाव वो हार चुकी हैं और ये तीसरा है। ऐसे में इस सीट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। जब से यह सीट बनी, लालू परिवार इस सीट पर चुनाव लड़ते आ रहा है, लेकिन 2009, 2014 और 2019 करारी हार झेलने को मिली है। लेकिन इस बार 24 में इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए लालू परिवार ने पूरा दम लगा दिया है। तेजस्वी यादव चोटिल होने के बावजूद किस प्रकार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है और बैठकर मंचों पर भाषण दे रहे हैं। उनके भाषण को सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ रही है, शायद ही किसी दूसरे नेता के रैलियों में इतनी भीड़ देखने को मिले। लेकिन सवाल है कि ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी। इस सीट पर लड़ाई जरूर बीजेपी बनाम राजद की है, लेकिन माले और मुकेश सहनी के मल्लाह के समर्थन के बाद मीसा भारती अपने आप को इस चुनाव में आगे देख रही हैं। कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी ने भी इस सीट पर प्रचार किया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी, माले, मुकेश सहनी और अन्य वाम दलों के समर्थन के बाद मीसा भारती क्या इस बार कोई करिश्मा कर पाती हैं। वहीं रामकृपाल यादव के लिए चुनौती बड़ी थी कि कोयरी कुर्मी के वोट को अपने साथ जोड़े रखे और इसके अलावा जो भूमिहारों में नाराजगी है उसे भी खत्म किया जा सके। तो नीतीश कुमार के चेहरे को आगे कर लवकुश समीकरण को अपने तरफ जोड़े रखने की कोशिश हुई है पाटलिपुत्रा सीट पर। इसके अलावा यादवों के वोट में भी सेंध लगे, इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पाटलिपुत्रा में आकर मनेर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने विक्रम के इलाके में भूमिहारों को इंटैक्ट करने की कोशिश की। अब बारी मतदाताओं की है कि वो किसके बातों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उसके अलावा जो दूसरी सबसे हॉट सीट इस बार के आखिरी चरण में है, वो है काराकाट की सीट। देखिए, काराकाट में लड़ाई बेहद ही कड़ी और तीखी मानी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा इस सीट को जीतने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उसी के बैनर तले वो चुनावी मैदान में कूदे हैं और उन्हें चुनाव में सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने यहां खूंटा गाड़ दिया है और पवन सिंह के मैदान में उतरने से जो युवा हैं वो उनकी तरफ झुकाव उनका काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से जो गांव के लोग हैं वो भी पवन सिंह को सुनने जा रहे हैं। भीड़ पवन सिंह के सामने काफी ज्यादा है और इसलिए एक चिंता एनडीए को है कि यह भीड़ जो है वो पवन सिंह के तरफ वोट में कन्वर्ट ना हो जाए। पवन सिंह राजपूत समाज से हैं, तो राजपूतों का वोट भी उन्हें जाने का डर उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक चुनौती ये भी है कि जेडीयू से जिनका टिकट कटा महाबली सिंह, वो चुपचाप बैठे हुए हैं
और महाबली सिंह अंदर ही अंदर किसका समर्थन कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल बड़ा है। दूसरी तरफ महागठबंधन यानी INDIA खेमे से मालेक ने यहां से राजाराम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं और ऐसे में अगर कुशवाहा वोटरों में बंटवारा होता है, राजपूत वोट पवन सिंह के तरफ जाते हैं, तो मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा को इस सीट पर झेलनी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, वो अपने वोटरों को उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कितना गोल बंद कर पाए। तीसरी सीट आरा की है। आरा जहां से केंद्रीय मंत्री RK सिंह मौजूदा सांसद हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। विकास को लेकर उनके चर्चा काफी ज्यादा क्षेत्र में होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये लोगों से मुलाकात काफी कम करते हैं और इस वजह से संगठन के अंदर भी इनके प्रति काफी ज्यादा नाराजगी है। उसके अलावा कुशवाहा वोटरों को लेकर एक अलग ही उस क्षेत्र में माहौल बना हुआ है और ऐसे में अगर संगठन की नाराजगी धरातल पर उतर गई और कुशवाहा वोट RK सिंह से दरक गए तो उनके लिए अपनी सीट को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि माले के सुदामा प्रसाद से वो चुनावी लड़ाई में आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण को जैसे लालू प्रसाद यादव ने साधा है, आसान नहीं है कि RK सिंह एक तरफा चुनाव जीत जाए। अब फिर बात हम कर लेते हैं जहानाबाद की। वो सीट जहां पिछली बार 2019 में JDU के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी RJD के सुरेंद्र यादव से महज 1700 वोटों से चुनाव जीते, लेकिन इस बार जब उनके नाम की घोषणा एक बार फिर से नीतीश कुमार के तरफ से की गई तो क्षेत्र में उनके खिलाफ एक अलग ही माहौल देखने को मिला। भूमिहारों के अंदर इतनी नाराजगी है कि वो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ जाना कबूल ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये एक बार फिर से चुनाव जीत गए तो मुजफ्फरपुर और वैशाली की तरह ही जहानाबाद सीट भी भूमिहारों से छीन जाएगी और इसीलिए भूमिहार इस बार उनके तरफ जाने को तैयार नहीं है। उनके पास विकल्प है कि अगर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट नहीं देना है, सुरेंद्र यादव को भी वोट नहीं देना है, तो फिर अरुण कुमार खड़े हैं बसपा के टिकट पर, आशुतोष कुमार खड़े हैं निर्दलीय और इन दो चेहरों में किसी को भी वो वोट दे सकते हैं। हालांकि उनको भी इस बात की चिंता है कि ये चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के खिलाफ माहौल बना है, नाराजगी है, तो फिर इसका खमियाजा JDU को उठाना पड़ सकता है। सुरेंद्र यादव उस इलाका के बहुत जाने माने और दमखम वाले नेता हैं, मंत्री भी रहे, बिहार सरकार में लगातार विधायक हैं और ऐसे में उनका पलड़ा इस सीट पर काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने उनके लिए कई जनसभाएं की हैं। अब देखना है कि जिस तरीके से भूमिहार अलग दिखाई दे रहे हैं, क्या वोट तक भी वो इसी प्रकार से अपने आप को JDU से अलग ही रखते हैं या फिर अंत तक वो NDA के पाले में आ जाते हैं। हालांकि भूमिहारों की नाराजगी के बाद पिछड़े और अति पिछड़ों में एक अलग ही एकजुटता देखने को मिली है चंद्रवंशी के पक्ष में और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है इस सीट की लड़ाई। अब हम बात कर लेते हैं जहानाबाद के बाद पटना साहिब की। अब देखिए, पटना साहिब जो इलाका है वो BJP का इलाका माना जाता है। लगातार यहां से BJP का कैंडिडेट ही चुनाव जीतते आ रहा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जो बॉलीवुड के मशहूर स्टार रहे, वो भी यहां से चुनाव जीते जब तक BJP के टिकट पर लड़े, लेकिन जब BJP ने उनको झटक दिया तो फिर वो चुनाव हार गए। रविशंकर प्रसाद पिछली बार टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव वो जीतने में कामयाब रहे और इस बार उनके टिकट कटने की चर्चा ज्यादा थी, लेकिन BJP ने उन पर ही भरोसा जताया है और ऐसे में ये कायस्थ बहुल सीट पर रविशंकर प्रसाद का पलड़ा एक बार फिर भारी जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को कैंडिडेट बनाकर कहीं ना कहीं इस सीट को
कुशवाहा समीकरण से साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है। अब देखना है कि उसमें कितनी कामयाबी उन्हें मिल पाती है। अब बात हम कर लेते हैं बक्सर सीट की। देखिए बक्सर में भी लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटकर गोपालगंज के पूर्व विधायक, गोपालगंज जिले में जो बैकुंठपुर विधानसभा है वहां के विधायक रह चुके हैं मिथिलेश तिवारी, और उनको यहां से उम्मीदवार बनाया। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा आईपीएस आनंद मिश्रा की हुई। आनंद मिश्रा खूब तैयारी भी कर रहे थे, उम्मीद था कि बीजेपी टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सुधाकर सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, उनको चुनावी मैदान में राजद ने उतारा है। अब इस लड़ाई को हम अगर देखें तो त्रिकोणीय साफ दिखाई दे रही है, और मुसीबत में बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी हैं, क्योंकि आनंद मिश्रा जो है उनके पक्ष में भी बक्सर में एक अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। और जाहिर है आनंद मिश्रा ब्राह्मण है, मिथिलेश तिवारी भी ब्राह्मण है, और ऐसे में आनंद मिश्रा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जाति के अलावा उनको सभी जातियों का वोट मिल रहा है, और सबसे ज्यादा तो एनडीए को ही वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो मुकाबला मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा में इस कदर हो गया कि सुधाकर सिंह अभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके लिए राह बड़ी आसान है। बीजेपी ने जो मैनेजमेंट किया है, माइक्रो मैनेजमेंट, उसे देखना होगा कि कितना फायदा मिथिलेश तिवारी को मिलता है। जरूर कोशिश खूब की गई है कि आनंद मिश्रा चुनावी माहौल से दूर रहें, उनके ही हम सकल जैसे एक दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया गया जिसका भी नाम आनंद मिश्रा है, और ऐसे में एक असमंजस की स्थिति वहां पैदा करने की कोशिश की गई है। अब कितना फायदा कितना नुकसान किसको होगा ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन बक्सर में मामला त्रिकोणीय है, इसमें कोई शक नहीं है। आनंद मिश्रा को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब फिर बारी है सासाराम सीट की। देखिए सासाराम में भी लड़ाई जो शुरू में मानी जा रही थी कि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से मौजूदा जो सांसद है छेदी पासवान, उनका टिकट काट दिया। अब छेदी पासवान को लगा कि इधर से नहीं तो कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा, लेकिन अंत में कांग्रेस ने मनोज कुमार को वहां से उम्मीदवार बनाया। उनके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं, सफाई देते रहे वो, लेकिन अब तो बारी चुनाव की है। यहां से बीजेपी ने शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि सासाराम में किसके पक्ष में जनता गोलबंद हुई है और किसको वो वहां का सांसद बनाती है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि दोनों ही चेहरे नए हैं और इस बार सासाराम को एक नया सांसद मिलने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं नालंदा सीट की। देखिए नालंदा के मौजूदा सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, और कौशलेंद्र कुमार नीतीश कुमार की ही विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लगातार वो चुनाव यहां से जीतते आ रहे हैं। आपको मालूम होगा शुरुआती समय में जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे तो कौशलेंद्र कुमार ने गुहार लगाई थी कि अगर नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ना है तो वो फूलपुर यानी यूपी की सीट से चुनाव ना लड़ें, जब नालंदा से चुनाव लड़े वो सीट छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव तो छोड़िए, महागठबंधन ही छोड़ दिया, एनडीए में वापस आ गए और लगातार प्रचार प्रसार करके लालू परिवार पर सीधा निशाना वो साध रहे हैं। अब नालंदा की लड़ाई कुछ ऐसी है कि कुर्मिस्तान इस क्षेत्र को कहा जाता है। कौशलेंद्र कुमार उसी समाज से हैं। चुनाव जीतने के लिए उनके तरफ से भी पूरा जोर लगाया गया है। चिराग पासवान जो नालंदा में जाकर नीतीश कुमार का खूब विरोध कर रहे थे, अब एनडीए में जब एक साथ हैं तो उन्होंने जेडीयू कैंडिडेट के लिए वहां पर दमखम लगाया है, चुनाव प्रचार किया है, रोड शो भी किया है, पासवान वोटरों को जेडीयू के पक्ष में गोलबंद किया है। लेकिन यहां पर माले ने पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया है। संदीप सौरभ यादव समाज से आते हैं। अब देखना होगा कि इस नालंदा के क्षेत्र में संदीप सौरभ जो कि एक युवा नेता हैं, युवाओं की बात काफी ज्यादा करते हैं, छात्रों की और अभ्यर्थियों की बात काफी ज्यादा करते हैं, विधानसभा में मुद्दे भी उठाते हैं। अब संदीप सौरभ से कितना ज्यादा वहां के युवा और वहां के लोग प्रभावित हुए हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा नालंदा में कैंपेनिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हैं उन्होंने जरूर किया है।
महागठबंधन के उतने नेता उस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, लेकिन संदीप सौरभ ने अपने ही दम पर वहां पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि वहां की जनता कौशलेंद्र कुमार और संदीप सौरभ में किसे अपना सांसद बनाती है। तो इस बार जो 40 सीटों की लड़ाई है उसमें 32 सीटों के बाद अब बाकी के 8 सीटों में मजेदार लड़ाई देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा और उसके बाद 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो सब कुछ सबके सामने होगा कि किसके पक्ष में जनता ने इस बार ईवीएम में अपना बटन दबाया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।